हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द iOS डेवलपमेंट कोर्स। आज का जो टॉपिक है स्विफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जो है इस करियर के लिए भी। और आप अगर स्विफ्ट में जॉब का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट लेते हैं तो मोस्टली आपसे बाज़ औक़ात इस तरह के जो है वो स्विफ्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। सो आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है और आखिर तक जो है आप ईच एंड एवरीथिंग आपको मेक श्योर करें कि आपको समझ आए। आज की चीज़ें जो हम कवर करने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि स्विफ्ट लैंग्वेज की क्या बेनिफिट है। उसके बाद हम देखेंगे स्विफ्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल के साथ प्ले अराउंड करते हैं। फिर हम साथ में क्लासेस और स्ट्रक्चर का जो है वो उसकी डिफरेंस देखेंगे कि उसका डिफरेंस क्या है। प्लस हम जो है वो ब्रांच कंडीशंस, जिसको हम जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लूप के बारे में देखेंगे कि जो लूप है वो कितने टाइप्स के हमारे पास स्विफ्ट में है। उसके बाद हम हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में जानेंगे कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या चीज़ होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इनम इन्यूमरेटर भी कहते हैं इसको। जेनेरिक्स के बारे में देखेंगे हम। प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस सब के साथ साथ जो है आज का कोर्स जो है वो इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं हर एक टॉपिक के साथ आपको कोड की तरफ भी लेके जाऊंगा, ताकि आप लोग जो है वो कोडिंग के थ्योरी के साथ साथ कोड भी समझ सके कैसे हो रहा है। बेनिफिट्स। बेनिफिट में सबसे वैसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे स्विफ्ट के। हम ये नहीं कह सकते कि एक आध ये जो लिमिटेड मैंने लिखे हैं मैं सिर्फ ये हैं। बहुत सारे जो हैं वो स्विफ्ट के बेनिफिट्स हैं। कुछ इनमें से जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि इजी कोड रीडेबिलिटी। इसमें बेसिकली स्विफ्ट में हमारा सिंटैक्स इतना इजी है कि हमारे पास कोड को राइट और रीड करना इंतहाई इजी है। इसके अलावा हमारे पास स्विफ्ट के अंदर जो लाइन ऑफ कोड हम ज़्यादा लिखा करते थे किसी फंक्शनैलिटी या किसी फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव सी के अंदर, वह वेयर एज स्विफ्ट में बहुत मिनिमम लाइन ऑफ कोड के साथ वो चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने की है वो ये कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप जो है ना इवन ऑब्जेक्टिव सी के अंदर भी आपको सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ता था हर स्टेटमेंट हर लाइन के बाद। सेम लाइक पैराथेसिस जो है वो हमें जो है ना यूज़ करने पड़ते थे अराउंड इफ़ कंडीशन इफ़ एल्स कंडीशन के बाद लूप के बाद। स्विफ्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिमूव हो गई हैं। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेमी कॉलन लगाएं, आप जो पैरेंथेसिस है वो भी नहीं लगाना ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसमें एक और ये भी है कि आप के पास जो प्लेन इंग्लिश है वो काफ़ी यूज़ हो रही है। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो प्लेन इंग्लिश की तरह ही हैं, तो इसीलिए उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसे ईजी है। ऑब्जेक्टिव सी में क्या होता था कि हमारे पास जो है वो किसी भी एक व्यू कंट्रोलर किसी भी एक स्क्रीन की दो दो जो है वो क्लास बनती थी। एक एच फाइल होती थी डॉट एच फाइल, एक डॉट एम फाइल। वेयर एज अब स्विफ्ट के अंदर आपके पास एक ही फाइल होगी डॉट स्विफ्ट। एक स्क्रीन आपके साथ जो है वो कनेक्टेड होगी एक ही क्लास के साथ। वो इसकी मेंटेनेंस को काफ़ी इजी कर देता है। साथ में ही जो है जो इसको लॉजिक्स और इसकी जो क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ कोड है वो इम्प्रूव हो जाता है जब आप जो है ना एक क्लास के साथ काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेफर प्लेटफॉर्म। ये सेफर प्लेटफॉर्म कैसे है। ये सेफर प्लेटफॉर्म इस तरीके से है कि जो मिस्टेक्स हम किया करते थे ऑब्जेक्टिव सी के अंदर, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस और जो है ना वो इस तरह के इश्यूज आते थे। वेयर एज यहाँ पे स्विफ्ट आपको ये नहीं रोक सकती कि आप एक बुरे कोड को लिखने से आपको रोक नहीं सकती, बट रैदर वो आपको जो है ना वो एक क्वालिटी कंट्रोल का एक लेयर डाल दिया उसने कि आपको जो है ना वो इजी डिबगिंग इजी है। आप इजीली कोड को डिबग करके एरर निकाल सकते हैं या आपको एरर जो है ना वो इजीली मिल जाता है इसके अंदर। ये बहुत सेफर वे है कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव सी। वहाँ पे आपको
कोई एरर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी जो मोस्टली जो है वो रन टाइम पे ही क्रैश हो रहे होते हैं। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी गई है और उसके लिहाज से इसको किया जा रहा है। स्पीड स्पीड जो है ना वो एक मेन फैक्टर होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, कि क्या वो स्पीड कितनी परफॉर्म कर रहा है। सो एक टेस्ट परफॉर्म किया गया था, जिसमें ये था कि उन्होंने एक लिया था कम्प्लेक्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम। वो रन किया था पाइथन के ऊपर, ऑब्जेक्टिव सी के ऊपर और स्विफ्ट के ऊपर। सो पाइथन पे 1x स्पीड थी, वेराज स्विफ्ट में जो था वो 2x स्पीड थी। सॉरी, ऑब्जेक्टिव सी में 2x स्पीड थी और स्विफ्ट के अंदर 3.9 टाइम वो फास्टर था आपके बाकी लैंग्वेजेस से। तो इस लिहाज से समझ होता है कि हमारे पास जो ये स्विफ्ट लैंग्वेज है ये बहुत फास्टर जो है ना वो कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को भी वो इजीली सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्विफ्ट के जो है वो सपोर्ट्स डायनामिक लाइब्रेरीज। सो डायनामिक लाइब्रेरीज जो है वो चंक ऑफ कोड होता है जो आप अपने कोड के साथ, अपने ऐप के साथ लिंक करते हैं। और स्विफ्ट में ये है कि आप इसको जो है ना वो आपका ऑटो अपडेट भी हो जाता है। लाइक अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, आपको ज़रूरत नहीं होता कि आप उसको मैनुअली जाके बार बार अपडेट करें। देन हमारे पास एक इंतहाई इंटरेस्टिंग, ज़्यादातर जो है ना हमारी यंग जनरेशन और इवन यूथ जो है, बच्चे भी काफ़ी ममालिक के अंदर वो कोडिंग करते हैं प्लेग्राउंड के ऊपर। सो प्लेग्राउंड काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि एप्पल की तरफ से हमें मिला है। इसमें ये होता है कि आप जो हैं वो एल्गोरिदम्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं विदाउट रनिंग फुल एप्लीकेशन। ये नहीं कि आपने ऐप क्रिएट की और पूरी ऐप क्रिएट करने के बाद जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ देखना चाह रहे हैं तो आप प्लेग्राउंड ओपन करें, उसमें आप जो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे साथ में आपको इंटरेक्शन भी आपको नज़र आ रही होगी, ग्राफिकल इंटरेक्शन भी नज़र आ रही होगी, और साथ में रन टाइम पे आप कोड लिखते रहेंगे, साथ में ही आपको उसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो ये काफ़ी हेल्प आउट करता है कि आप जो है ना वो मोर फोकस रहे अपने लॉजिक्स के ऊपर और इजीली आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, आपका डाटा सारा। सो ओपन सोर्स है, इसमें यह है कि एप्पल अपनी कम्युनिटी से जो है वो कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेती रहती है और इम्प्रूवमेंट वगैरह किए जा रही है। सपोर्ट बाय मल्टीपल डिवाइसेस में अब जैसे कि अगर आप एक स्विफ्ट लैंग्वेज सीख लेते हैं तो इसमें आप आईफोन की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आईपैड की भी बना सकते हैं, पहले भी बताया गया आप लोगों को, आई वॉच की भी बना सकते हैं, मैक ओएस की भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं उसके लिए भी बना सकते हैं, और कुछ और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हैं उनके लिए भी स्विफ्ट पे कोडिंग की जा रही है आजकल। सो स्विफ्ट मल्टीपल जो है ना आपकी वो डोमेन्स की तरफ जा रहा है। कंपैटिबल विद ऑब्जेक्टिव सी, ये ऐसा भी अभी हो सकता है कि अगर किसी ने पहले ऐप्स जो चल रही हैं वो ऑब्जेक्टिव सी के ऊपर हैं, सो उसमें हम नए फीचर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट स्विफ्ट की भी लिख सकते हैं। हम ब्रिजिंग यूज़ करते हैं, ब्रिजिंग यूज़ करते हुए हम जो है वो ऑब्जेक्टिव सी वाले कोड्स के अंदर हम अपने स्विफ्ट की नई फाइल भी डाल सकते हैं। सो ये कुछ हमने जो है ना वो डिस्कस किए हैं बेनिफिट्स हमारे स्विफ्ट की। तो इसकी सिर्फ इधर इधर बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होते, बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें और भी है, साथ साथ हम आगे आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और आपको नज़र भी आएगा कि स्विफ्ट कैसे चीज़ों को ईजी बना रही है। सो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ऑलरेडी डिस्कस बता चुके हैं आपको कई दफ़ा कि ये लैंग्वेज जो है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि ये इजीली अडॉप्ट कर सके, इजीली इसकी लर्निंग हो। सो अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत हमने थ्योरी इसमें बोल ली है, बेनिफिट्स देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल वर्क कैसे हो रहा है। वेरिएबल, क्लासेस, स्ट्रक्चर, सब इनकी हम थोड़ी सी बातें करते हैं। सो वेरिएबल हम कैसे जो है ना, वेरिएबल किसी भी आपकी जो है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप जो सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने लगते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना आपका वो होता है आप वेरिएबल डिक्लेयर करें और वेरिएबल में डाटा वगैरह पास वगैरह करें। तो वो हमारा हर होता है, इसका स्टेप पहला ही होता है। सो इसमें जो होता है वेरिएबल वो एक नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई बटन, कोई इमेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर कर रहे हैं वो हम वेरिएबल या किसी कांस्टेंट के अंदर स्टोर करते हैं। सो आखिर में मैंने थोड़ी सी एग्जांपल भी दी हुई है कि कैसे हम जो है ना इसको
कैसे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन हम अभी जाके स्विफ्ट के प्लेग्राउंड के अंदर भी जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रक्चर और क्लास, इसका ये बेसिकली दोनों चीज़ें जो है ना, इनका पर्पस ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। जैसे कि हम अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने अपनी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट का जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम उसकी कोई क्लास या उसका स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर हम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर देते हैं। सो ये तो हमारे पास नॉर्मली इसका अगर दोनों का पर्पस एक ही है तो फिर ये अलग अलग क्यों है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो वैल्यू टाइप है हमारे पास, और जो हमारे पास क्लास है वो हमारे पास रेफरेंस टाइप है। ये डेफिनेशन तो हम अक्सर सुनते आते हैं कि ये क्लास टाइप है, ये वैल्यू टाइप है, ये हमारे पास रेफरेंस टाइप है। आज हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, कि ये एक जो है वो रेफरेंस पास कर रहा है, एक वैल्यू दे रहा है। तो इसको हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आई थिंक अभी हम ज़रा जंप इन करते हैं अपने स्विफ्ट प्लेग्राउंड के अंदर और जाके देखते हैं कि हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। सो एक्सकोड ओपन करते हैं, क्रिएट अ न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट। तो नहीं, इस दफ़ा हम जो है स्विफ्ट पे काम करेंगे। क्रिएट अ प्रोजेक्ट करेंगे तो हम सारा स्विफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कैसे प्लेग्राउंड के साथ हम खेल सकते हैं। सो हमने प्लेग्राउंड पर क्लिक किया और हम ब्लैंक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, लोकेशन हम डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं ताकि हम साथ साथ में ये आपके साथ शेयर भी कर लेंगे ड्राइव के ऊपर रख के। वेरिएबल क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे, थोड़ा सा साइज जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली आप लोगों को नज़र आ सके। ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स वगैरह के साथ कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल बना हुआ भी है, तो ये देखिए रन टाइम पे आपको यहाँ पे इसका रिज़ल्ट नज़र भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट str और इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर नीचे ये सेम लिखा हुआ आ गया है, हेलो प्लेग्राउंड। सो यह बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है। ये होता है बेसिकली वेरिएबल है, इसकी हम जो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अब लिखते हैं str iOS स्विफ्ट, ठीक है। अभी इस वक्त आपको नजर आएगा, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये चेंज हो गया, iOS स्विफ्ट हो गया। सो इसको बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो नज़र भी आ रहा है कि यहाँ तक जो है इसकी वैल्यू जो थी वो हेलो प्लेग्राउंड था, यहाँ पे आके उसकी वैल्यू चेंज हो गई और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने जो है ना एक क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल हमने जो है ना डिक्लेयर किया। हम स्ट्रिंग इसकी टाइप है और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। सो बेसिकली स्विफ्ट जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही अपनी इसकी वैल्यू के लिहाज से गैस कर लेता है कि ये किस टाइप का है, या बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको खुद भी उसकी टाइप दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ वार लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर की है और इसकी जो है वो मैंने इंट टाइप दे दी है, वो इंट टाइप का है। और मैं साथ में इसको कहता हूँ कि 50, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ प्ले के बटन पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये 50 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। पहले ऊपर वाला कोड रन हुआ है और फिर ये लिखा हुआ आ गया है। सेम यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं और कर देते हैं 60। सो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हम इसको दोबारा अगर प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये 60 हो गया है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले ये 50 था और यहाँ पे आके इसने वैल्यू चेंज की है और 60 हो गया है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हो गए हैं। अगर हम इसको सिंपली ऐसे भी लिखें, वार नंबर ऑफ टीचर्स और इक्वल टू 2 प्रिंट करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें
उसने देख लिया है कि ये इंटीजर टाइप है। ये देखिए यहाँ पे ये इंट लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने इसको किसी किस्म का फोर्सफुली बताया, इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसने खुद गैस कर लिया है कि ये हमारे पास जो है वो इंटीजर वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं इसके अराउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, डबल कोटेशन लगाऊंगा, डबल कोटेशन के बाद मैं लिखता हूँ, तो ये देखिए इसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो गई। इसने खुद जज कर लिया कि ये स्ट्रिंग टाइप है। ये हमारे पास जो हो गया वो हमने डिफ़ाइन किया खुद ही। बाज़ को होता है हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात यहाँ पे हमें इस तरह आ गया है। सो ये हमने जो है ना वो देख लिए चीज़ें, जो कि एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना देख लिया है, हमने उसको प्रिंट करना देख लिया है स्विफ्ट के अंदर, उसकी वैल्यूज़ चेंज करके देख लिया है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। जैसे कि वेरिएबल के लिए हमने var कीवर्ड यूज़ करते हैं, var। इसी तरह कांस्टेंट के लिए हम लेट यूज़ करते हैं, लेट। ठीक है, लेट अब मैं कह सकता हूँ लेट लैंग्वेज नेम इक्वल टू स्विफ्ट। मैं प्रिंट कर देता हूँ लैंग्वेज नेम। सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो वो स्विफ्ट लिखा हुआ आ गया है। अब जैसे कि ये एक कांस्टेंट है, हम अगर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें चेंज नहीं करने देगा, वो हमें एरर दे देगा। कैन नॉट असाइन टू अ वैल्यू लैंग्वेज नेम इज अ लेट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम जो है वो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। सेम अगर हम लेट करते हैं, लेट कह सकते हैं लेट मार्क्स, सो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम इसको 50 लिखते हैं और प्रिंट करते हैं। सेम सिनेरियो, अब इसने जो है वो खुद ब खुद इंटीजर वैल्यू इसको जज कर लिया है, और अगर हम यहाँ पे डबल कोटेशन लगाएंगे, ये अब आपको स्ट्रिंग दे रहा है। सो ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा कितना स्मार्ट है स्विफ्ट लैंग्वेज कंपेयर टू द अदर लैंग्वेज। सो ये जो है मैं साथ साथ में इसको सेव भी करता रहूँगा हर जो है ना वो फाइल को, ताकि इसको बाद में आप इसी के आगे और प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकेंगे। सो ये हमने देख लिया कि वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिक्लेयर होंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो कि है स्ट्रक्चर एंड क्लासेस। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम नई फाइल ही बनाते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। ये वेरिएबल्स की बन रही है, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक और स्विफ्ट की प्लेग्राउंड की फाइल, ब्लैंक क्लास एंड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा जो है ना इसके व्यू बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी जो है हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्मली हर जगह पढ़े होते हैं ये वैल्यू टाइप है, ये रेफरेंस टाइप है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है कि ये क्या मतलब है, वैल्यू पास करेंगे क्या होगा अगर हम जो है वो रेफरेंस टाइप पास करेंगे तो क्या होगा। सो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर के। पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर हम जाके वैल्यू को देखेंगे। सो स्ट्रक्चर के लिए एक कीवर्ड है जिसको कहते हैं स्ट्रक्ट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने उसका नाम दे दिया, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम के नाम से, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ जो कि नेम पास कर रहा है, स्ट्रिंग सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। सो ये मैंने एक जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बना लिया। अब मैं इस एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा। सो फंक्शन के लिए अब हम लिखते हैं func। ये फंक एक कीवर्ड है फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन में कर लेता हूँ फंक्शन
फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। और हमने ये बेसिकली ऐसे जो है हम फंक्शन को बनाते हैं। आगे मैं आपको कॉल करना भी दिखाऊंगा। तो हम फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन में हम ये करते हैं कि एक एक लेते हैं लेट फर्स्ट नेम एफ नेम करते हैं इक्वल टू माई स्ट्रक्चर का जो हमने स्ट्रिंग बनाया उसके अंदर माई स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं नाम हशाम, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम करते हैं सेकंड नेम, ये हम कर लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम को जो है वो हम फर्स्ट नेम दे देते हैं फिलहाल, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम के बाद हम इस लास्ट नेम को चेंज करते हैं और कर देते हैं बशीर, राइट। सो अब देखते हैं कि यहाँ पास जो है वो इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं दोनों क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में उसमें क्या डिफरेंस होगा, नहीं, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर वेरिएबल बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि एक फंक्शन बनाया जो कि स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास आ गया है हशाम और बशीर, सेम स्ट्रक्चर को यूज़ किया इन्होंने हमने, और हमने जो है इसकी वैल्यू हमने ली है, हमने इसका रेफरेंस नहीं लिया, इसलिए इसने इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक कोर चीज़ है कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर में इस तरह होता है कि हमने वैल्यू दी है तो वो एक नई कॉपी बना के उसको यूज़ कर रहा है, यहाँ पे उसने इसको एज अ न्यू कॉपी बना के न्यू ट्रीट किया है। तो इसीलिए हशाम और बशीर दोनों जो हैं वो आपको प्रिंट हुए हैं। अब हम बनाते हैं क्लास का, ताकि हमें आइडिया हो जाए अगर स्ट्रक्चर में ऐसा हो रहा है कि अलग अलग वैल्यू आ रही है तो क्लास में कैसे होगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्लास का फंक्शन, क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने का एक बड़ा आसान तरीका है, सेम जैसे कि हमने देखा था कि कीवर्ड बड़े इजी सिमिलर टू द प्लेन इंग्लिश यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कीवर्ड रखेंगे क्लास, क्लास का कीवर्ड रखा, नाम रख दिया माई क्लास, ठीक है। और सेम कोड हम करेंगे जैसे हमने स्ट्रक्चर का किया है। वेरिएबल बनाया है नेम के नाम से, नेम उसको हमने टाइप दिया है स्ट्रिंग टाइप का नेम है। कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने नेम डॉट स्ट्रिंग पास करेंगे और सेल्फ डॉट नेम जो होगा वो इक्वल टू नेम होगा। सो हमने देखा है कि स्ट्रक्चर हमने सेम वैसे ही, क्लास हमने वैसे सेम ही बनाई है जैसे कि स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और सेम हम अभी इसका फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन फॉर क्लास कर लेते हैं, इस फंक्शन का नाम कीवर्ड हमने func फंक यूज किया है, और यहाँ पे हम वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो हमने स्ट्रक्चर के फंक्शन के लिए परफॉर्म की है कि हम एक करेंगे लेट एफ नेम इक्वल टू माई स्ट्रक्चर इक्वल टू हमने यहाँ पे जो है वो देते हैं नाम, लेट से सेम ही लिखते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि दोनों का डिफरेंस क्या है। अब हम वेरिएबल बना रहे हैं सेम एल नेम के नाम से, ठीक है, और उसका हम नाम वो पास कर रहे हैं एफ नेम, राइट। यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू अपडेट करके हम इसको लिख देते हैं बशीर, राइट। और हम इसको अब कॉल करके देखते हैं कि ये कैसे आपस में परफॉर्म कर रहा है। एफ नेम डॉट नेम प्रिंट लास्ट नेम डॉट नेम, राइट। ये हमने बना लिया है फंक्शन फॉर क्लास
हम साथ में कमेंट्स भी करेंगे ताकि हमें इजीली हो। और सेम यहाँ पे हम लिख देंगे फंक्शन फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसको कॉल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं रेफरेंस टाइप है और वैल्यू टाइप है, इसमें बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट फॉर क्लास, जो कि हमने क्लास बनाई है। ठीक है, मैं बीच में एक सिंपल प्रिंट लिख के डिफ्रेंशिएटर के लिए, ताकि हमारे पास डिफरेंट नज़र आ जाए क्या हो रहा है, जस्ट ट्रैक डाल दिया। और अब हम इसको प्ले करके एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। सो एग्जीक्यूट किया मैंने। ऑल राइट, सो हमारे पास लिखा हुआ आ गया शाम बशीर, ये तो एक साथ आ गया। ओह यस, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने माई क्लास यूज़ करना था। ओके, माई क्लास। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। सो मैं अगेन इसको रन करूँगा। अब ये देखें, यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब हमने स्ट्रक्चर बनाया है तो इसने कॉपी वैल्यू ली है, तो वैल्यू लेके हम उसने अलग अलग ट्रीट किया, शाम और बशीर को अलग अलग लिखा है। सेम वेयर एज जब हमने क्लास लिखा है तो ये रेफरेंस पास किया है, रेफरेंस पास करते हुए जो लास्ट वैल्यू अपडेट होगी वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। सो लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पे बशीर प्रिंट हुई है, इसलिए बशीर आ गया है। सो ये बेसिकली जो है ना एक डिफरेंस है हमारे पास। क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो कॉपी पास कर रहा है और एक जो है वो रेफरेंस पास कर रहा है, और रेफरेंस में जो लास्ट अपडेट होगा वही आपकी वैल्यू सब जगह यूज़, वही वैल्यू जो है ना वो यूज़ हो रही होगी। चलें लेक्चर में वापस बैठ जाते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। सो ये हमने अभी कवर कर लिया है वेरिएबल्स का और स्ट्रक्चर और क्लास के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट जो कवर करना है वो है ब्रांच स्टेटमेंट। ओके, सो ब्रांच स्टेटमेंट, इसको बेसिकली जो है हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। कि कंडीशनल स्टेटमेंट ये होता है कि हमने डिसीजन लेना है, हमने जो है वो एक डिसीजन लेना है कि हमने आइदर कौन सा पीस ऑफ कोड रन करना है। बाज़ औक़ात आपके पास सिस्टम में भी एक आपको इतना एफिशिएंट नहीं होता कि आपको जो है वो अपने आप डिसीजन ले सके। फ़िलहाल डाटा मॉडलिंग, वो एमएल और मशीन लर्निंग समथिंग एल्स, बट टॉकिंग अबाउट आईओएस, इसमें जो है ना हमारे पास हमने इसको खुद बताना पड़ेगा कि आइदर आपने किस डायरेक्शन पे जाना है। इफ़ देयर सम कंडीशन, उसकी बेस पे जो है ना वो सिलेक्ट कर सके। सो हमारे पास स्विफ्ट के अंदर जो है वो 3 टाइप की जो है ना वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। एक जो है वो इफ एल्स, कॉमनली हर जगह यूज़ हो रही होती है। गार्ड स्टेटमेंट, ये बहुत कम लैंग्वेज में यूज़ होती है। और स्विच स्टेटमेंट। तो अब हम जो है इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या हम जो है ना कैसे इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। सो बैक टू कोड देखते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म करें। इसको मैं ही बना दूँ ताकि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट बनता रहे। मैं क्रिएट करता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टेटमेंट्स, या इसको नाम देते हैं कंडीशन स्टेटमेंट। क्रिएट करते हैं, साइज बिगर व्यू कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इफ एल्स। सही है, इफ एल्स का हम देखेंगे कि कैसे हम इफ एल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इफ एल्स के लिए लेट्स से मैं एक लेता हूँ, लेट वैल्यू 1 इज, या वैल्यू कह सकते हैं, लेट्स गो विद नेम, कंट्री नेम। हमने एक जो है ना वो लिखा पाकिस्तान। ठीक है, इसको वेरिएबल बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ कंट्री नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए
वेलकम टू पाकिस्तान। अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो पाकिस्तान नहीं है, वो कोई और कंट्री है, तो एल्स पे जाके हम लिखते हैं, एल्स हमारे पास प्रिंट हो जाए नॉट पाकिस्तान। सो अब हम देखते हैं कि क्या रन होता है, क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। सो वेलकम टू पाकिस्तान, क्योंकि कंट्री का जो नाम था वो पाकिस्तान था, इसलिए यहाँ पे उसने लिख दिया है वेलकम टू द पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो चेंज होती है और पाकिस्तान के बजाय किसी और कंट्री का नाम हो, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेरिका। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा क्योंकि कंडीशन हमारे पास इफ़ पाकिस्तान थी तब हमारे पास ये कोड रन होगा, अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये कोड रन होगा। तो हम जब रन करके देखते हैं इसको, सो नॉट पाकिस्तान है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इफ एल्स को सिंपली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो एक स्टेटमेंट और भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि इफ एल्स आप बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ ये इफ और एल्स है, सो नेस्टेड भी हम कर सकते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, इसको मैं नीचे ले देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इफ एल्स इफ मतलब क्या पता कंट्री का जो नाम है वो इक्वल टू हमारे पास हो जाए अफ्रीका। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास प्रिंट हो जाए, अगर कंट्री का जो नाम है वो अफ्रीका है, हम प्रिंट कर देते हैं वेलकम टू अफ्रीका, राइट। और हम इस वक्त इसका नाम चेंज करके यहाँ पे अफ्रीका कर लेते हैं। तो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आएगा, पहले यहाँ चेक करेगा कंट्री नेम जो है हमारे पास वो पाकिस्तान है, नहीं पाकिस्तान नहीं, हमने अफ्रीका लिखा हुआ है, वो इस स्टेटमेंट को स्किप करेगा और यहाँ आएगा, देखिए कंट्री नेम अफ्रीका है, बोलेगा यस द कंट्री नेम इज अफ्रीका, तो ये पीस रन कर देगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्किप कर देगा। तो हम जब इसको रन करते हैं तो वेलकम टू अफ्रीका। सो ये हमारे पास जो है ना एक सिंपल एग्जांपल है कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो टाइप है वो है हमारे पास स्विच भी बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग करता है। सो डिसीजन मेकिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारे जो है ना इसको हम कह सकते हैं। सो डिसीजन मेकिंग के लिए हम स्विच भी यूज़ करते हैं। लेट्स से वेरिएबल हम सेम ऊपर वाला ही यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं सेम यूज़ किए हुए। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कंट्री नेम, हम वेदर के बारे में देखते हैं कि क्या वेदर है। सो लेट्स मेक ए न्यू वेरिएबल, कंफ्यूज ना हो आप लोग। सीज़न के नाम से हमने एक न्यू वेरिएबल लिखा है और उसका नाम हमने रख दिया है, उसको हम कर देते हैं, हम चेक करते हैं सीज़न किस कंट्री का कैसा सीज़न है। हम पाकिस्तान का सीज़न देखेंगे कि पाकिस्तान अगर है तो वो क्या प्रिंट करे। यहाँ पे हमने एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे स्विच। तो स्विच के अंदर हम यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू देंगे जो कि सीज़न हमने डिक्लेयर किया है कि हम सीज़न को देख रहे हैं। और हमारे पास केस क्या है, केस ये है कि अगर पाकिस्तान हो, अगर पाकिस्तान हो तो हमारे पास प्रिंट हो जाए क्लाइमेट इज हॉट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम कह देंगे प्रिंट कंट्री नॉट अवेलेबल, कंट्री नॉट अवेलेबल लिख लें या कंट्री नॉट
अवेलेबल इन टीवी, लेट्स से जस्ट रैंडम मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट रन ना हो। तो हमने भी एक देखा है कि ये पाकिस्तान है। लेट्स से अब हम देखते हैं केस पाकिस्तान की बजाय अगर हम देखते हैं हमारे पास अमेरिका आ जाए सीज़न के अंदर, अमेरिका के केस में क्या होना चाहिए। तो ये इसका सेंटेक्स आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो ये सेंटेक्स भी इसी तरह हमने देखना है कितना इजी हो चुका है कंपेयर टू द अदर लैंग्वेजेस। सो अमेरिका का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मली ठंडा ही रहता है, तो हम लिख देते हैं क्लाइमेट इज कोल्ड। सेम हम जाते हैं केस, हम एक कंट्री को लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो है उसका देख लेते हैं। अफ्रीका का जो है वो नॉर्मली मॉडरेट रहता है, तो हम कह सकते हैं क्लाइमेट इज मॉडरेट। एक केस और ले लेते हैं ताकि एक क्लियरली हम स्टेटमेंट उनके देख सकें। हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका वेदर हमारे पास क्लाइमेट कैसा है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो मोस्टली सालों साल बारिश ही होती है सारा साल, तो क्लाइमेट इज रेनी लिख देते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होता है। सो हमने इस जगह को हाईलाइट करते हैं, देखते हैं कि ये इतना हमारे पास पीस ऑफ कोड क्या एग्जीक्यूट करता है। सो पाकिस्तान हमने रखा हुआ है, सो लिखा हुआ आगे है क्लाइमेट इज़ हॉट, क्योंकि केस आया यहाँ पे वेरिएबल पाकिस्तान है। स्विच में हम वेरिएबल किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इन सब केसेस को, इस वेरिएबल के साथ जो कि सीज़न है। सीज़न के अंदर जो वैल्यू वो पाकिस्तान है। हमने केस देखा पाकिस्तान है, उसने कहा ओके इसको प्रिंट करो बाकियों को छोड़ दो, ठीक है। लेट्स से मैं इसको करता हूँ अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ अफ्रीका को, ठीक है। और अब मैं जब एग्जीक्यूट करता हूँ अपना कोड, तो ये लिखा हुआ आ गया है क्लाइमेट इज मॉडरेट, बिकॉज इसने देखा कि पहले केस देखा है पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान तो इसके अंदर अफ्रीका है, फिर वो उसने स्किप कर दिया, प्रिंट नहीं किया। नेक्स्ट आया है, इसने देखा है कि क्लाइमेट जो वो जो सीज़न है वो जो शायद सीज़न नाम हमने कंट्री रखना चाहिए था, लेकिन चलो हम देखो कंट्री रख लेते हैं ताकि इजीली आप लोग रीडेबल आपके लिए भी हो। कंट्री जो है वो हमारे पास अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर आया है। यहाँ पे इसको देख के कंपेयर किया है, नॉर्थ अमेरिका क्योंकि अफ्रीका है, इसने इसको भी स्किप कर दिया। यहाँ इसको मिल गया है कि यहाँ पे ये अफ्रीका है, तो इसने ये प्रिंट कर दिया, हमारे पास शो हो गया है। सिमिलरली अगर हम खाली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो ये रन होगा, बाकी रन नहीं होगा। व्हाट एल्स अगर हम यहाँ पे कनाडा लिख देते हैं, इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि कनाडा तो हमारे पास हमने इसका चेक नहीं लगाया हुआ, उसको तो हम कंडीशन देख ही नहीं सकते। सो अब हमने जब रन किया है कंट्री नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस, ये डिफ़ॉल्ट रन हो गया। इसने कहा है भाई इनमें से कुछ भी जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको ये दे दिया है। सो ये था हमारे पास, हमने देख लिया कि इफ एल्स कैसे हम यूज़ करते हैं और हमने जो है वो स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। सो मूविंग ऑन हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में क्या आ रहा है। कंट्रोल स्टेटमेंट लूप्स। सो लूप बेसिकली क्या होता है, लूप बेसिकली लूप्स किसी भी स्पेसिफिक चंक ऑफ कोड को आपने रैपिडली रिपीट करना है, बार बार रन करना है, सो उसके लिए हम लूप को यूज़ करते हैं। लूप बेसिकली कॉमनली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस आ रहा है जिसको हम बार बार आइट्रेशन उसके अंदर आ रही है, तो हम उसको जो है वो लूप्स के अंदर रखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी सिंपल और जो है ना ईजीएस्ट डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है यहाँ पे कि आइट्रेशन जो है ना वो हम करते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप्स के यहाँ पास जो है वो लूप है। सो पहला हमारे पास जो है वो वाइल है, फिर हमारे पास रिपीट है, उसके बाद हमारे पास फॉर जो है ना वो फॉर लूप है। सो अब देखते हैं कंडीशन, वाइल कंडीशन में क्या होता है कि वाइल कंडीशन में हम पहले कंडीशन देखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट रन होती है। मतलब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है उससे पहले वो चेक करता है कि क्या कंडीशन ट्रू है, तभी वो उस बॉडी के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सिमिलरली रिपीट में क्या है कि आपको एटलीस्ट एक दफ़ा, एटलीस्ट वन टाइम वो अंदर वाली स्टेटमेंट रन करेगा, फिर आके चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो वापस जाके दोबारा से रन करता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो
जंप इन करके आपके वो पीस ऑफ कोड को जिसको रिपीटली आपने रिपीट करना है उससे बाहर आ जाएगा। ये दो टाइप हमारे पास जो है ना वो वाइल लूप की आ गई हैं। एक हमारे पास जो है वो फॉर लूप है। फॉर लूप जो है वो भी बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपने जो है ना वो एक सीक्वेंस दे दिए, नंबर दे दिए कि ये इतनी दफ़ा ये कोड रन होना चाहिए, और जब वो उतनी दफ़ा ही वो कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि अगर हमने कोई नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाना है 1 से लेके 100 तक, तो हम उसको बता देंगे कि 1 से लेके 100 तक की आपकी रेंज है, इसको आपने जो है ना रिपीटली इस पीस ऑफ कोड को रन करना है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल लिखी हुई है। लूप इज़ यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कि वो रिपीटली जो है ना वो आपकी जो है ना वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर रहा होता है लूप में। सो फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, रिपीट। तो अभी हम इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव, हम मूव करते हैं कोड की तरफ। ये हम सेव कर लेते हैं। ओके, हम एक नया बनाते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं लूप। इसको देते हैं फॉर लूप, देते हैं नाम। लूप सही है, लूप नाम दे दिया, इसको क्रिएट कर दिया ताकि हम लूप में सारी कंडीशंस को देख लें। सिर्फ फॉर लूप को नहीं देखेंगे, वाइल लूप को भी देखेंगे। सो अब हम जो है वो शुरू करते हैं कि हमारे पास फॉर लूप, लेट्स स्टार्ट विद वाइल लूप। वाइल लूप, जैसे कि आपको बताया गया है कि वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि आप पहले जो है वो उसकी कंडीशन देखते हैं, और कंडीशन अगर फुलफिल हो उसके बाद जाके वो आपका जो है वो पीस ऑफ कोड रन करता है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ लेट नेम इक्वल टू स्विफ्ट, या इसकी एग्जांपल दे देते हैं लेट वैल्यू इक्वल टू 15, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं वाइल वैल्यू इज लेस देन 20, यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं ताकि आप लोग ईजी हो, ठीक है। हम कोड में प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट करते हैं इसी वैल्यू को जो कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको एक इंक्रीमेंट दे देता हूँ प्लस इक्वल टू 1, मतलब हर दफ़ा इसकी एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, यार यही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाई, ये आ गया। और ये चीज़, और हमने इसको वेरिएबल देना है क्योंकि इसको हम चेंज कर रहे हैं नीचे, ठीक है। सो हमने इसको वेरिएबल दे दिया। अब हम जो है इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या करेगा। इसकी वैल्यू तो लेस देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, चलता रहेगा। ऑलराइट, सो एग्जीक्यूट किया, ये देखें तो इसने 1 से लेके 19 तक प्रिंट कर ली। इसने क्या किया है, लाइक इसको 5 पे लेके आते हैं और अगेन रन करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको इजीली समझ आ सके। वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आया, इसने चेक किया वैल्यू इज़ लेस देन 5, सिस्टम ने कहा येस वैल्यू इज़ लेस देन 5, तो यहाँ आया वैल्यू में 1 पड़ा हुआ था, उसने 1 को प्रिंट किया और 1 के अंदर 1 प्लस कर दिया, अब 2 हो गया। वो दोबारा यहाँ ख़त्म हुआ, दोबारा स्टार्ट हुआ, 2 भी 5 से कम है, इसने चेक किया यस 2 5 से कम है, अगेन इसने जो है ना वो 4 टाइम, जब लास्ट टाइम इंट्रेशन भी किया 5 आ गया। नाउ वैल्यू इज़ लेस देन 5, नो वैल्यू इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी फेल हो रही है, तो वो यहाँ पे आके इसने जो है वो स्टेटमेंट से बाहर निकल आया। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब या हमारे पास 5 से कम हो या 5 हो, तो अब जो हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट 5 दफ़ा चलेगी और हमारे पास जो है 1 to 5 आया, क्योंकि लास्ट टाइम जब 4 से 5 आया है उसने चेक किया है वैल्यू 5 थी, वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, उसने कहा येस और इक्वल टू 5, उसने रन किया, वैल्यू 6 हो गई है। सो उसने जो अब दोबारा एक्सिक्यूट नहीं किया। ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल सी देखिए कितना जो है ना इजी तरीके से
हम इसको यूज़ कर रहे हैं, वाइल का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर रहे, क्या कहते हैं इसको, सेमी कॉलन यूज़ नहीं कर रहे, पैरेंथेसिस यूज़ नहीं ज़्यादा नहीं कर रहे। सो ये बड़ा ईजी हो रहा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम लोग ये सारी बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं तो आप इजीली जो है ना वो कहीं पे इजीली जॉब वगैरह करना हो, आप फ्रीलांसिंग करनी हो, वो सारी चीज़ें आप इजीली गेट कर सकते हैं। अभी हमारे जो नेक्स्ट अभी भी जो टॉपिक हमारा आज के लेक्चर के कुछ रहते हैं, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग जो है ना एक लेवल पे होंगे अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ रहे हैं साथ साथ में। तो ये हमारे पास जो है ना वो आ गया एग्जांपल हमारे पास कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं व्हाइल लूप को। अब हम यूज़ करना देखते हैं कि हम जो एक और हमने पढ़ी थी कि इसमें क्या होता है रिपीट में, कि एटलीस्ट वन टाइम जो है ना वो आपका कोड एग्जीक्यूट होता ही होता है। सो हम करते हैं रिपीट और आखिर में हम कंडीशन चेक लगाते हैं, while value is less than 10, ठीक है। और यहाँ पे हम सेम चीज़ प्रिंट कर देते हैं। ऑलराइट, सो देखें अब हम जब कोड रन करेंगे, हम इसको फुल कंप्लीट रन करते हैं यहाँ से यहाँ तक। सो इसने पहले क्या रन किया है, यहाँ से हमारे पास एक, यहाँ पे मैं सेपरेटर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कहाँ से नेक्स्ट हमारे पास कोड शुरू हो रहा है। ये देखें, अब इस सिनेरियो में हमने चेक किया है, पहले हमने कोड को रन किया और उसके बाद हमने टेस्ट किया है कि हमारे पास जो है ना वो कंडीशन चेक आ रही है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। अब 3 जो है वो तो ऊपर ही हमारे पास जो है ना वो चेक हो चुका है कि 3 से ऊपर जा चुकी है वैल्यू। इस सिनेरियो में भी वो एटलीस्ट जो है ना वो वन टाइम आपके कोड को रन करेगा। ठीक है, इसने 6 को एटलीस्ट वन टाइम रन किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट बॉडी जो है वो रन हो गई है। बॉडी रन हो गई है, बॉडी रन होने के बाद उसने देखा है, उसने कहा यार ये तो मैंने मिस्टेक कर दिया है। खैर मिस्टेक नहीं की, तरीका इसका ही होता है। और वो आगे जंप होके उसने कहा नहीं दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, एक दफ़ा कर लिए, यहाँ पे कंडीशन देख लिए, नहीं ये तो वैल्यू जो है हमारी 6 हुई हुई है, मैं क्यों दोबारा से प्रिंट करूँ। तो वो दोबारा किया ही नहीं। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे 7 कर लूँगा तो ये देखें, आप देखेंगे कि ये रन होगा 7 लेस देन 7, क्योंकि यहाँ 7 हो चुका है। इसको इक्वल टू करेंगे तो फिर देखना आपके पास 7 भी आ जाएगा। 7 भी आ गया। सो ये हमारे पास जो है ना दो टाइप्स आ गई हैं। एक रिपीट की आ गई है, रिपीट लूप आ गया है, वाइल लूप आ गया है। ठीक है, अब हम जो है अपनी लास्ट टाइप देख रहे हैं जो कि है फॉर लूप। सो फॉर लूप बड़ा जो है ना इजी है। इसमें वो ऐसे है कि हम पहले तो कीवर्ड लगाएंगे फॉर का। ठीक है, हमने इंडेक्स एक जो है ना वो डिक्लेयर कर लिया, इसको हमने कह दिया है कि आपने 1 से लेके 5 तक का जो है वो रन करना है। 1 से लेके 5 टाइम इसको रन करना है। ठीक है, आपने देखना है इसको इंडेक्स की वैल्यू इन सब में, इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर चेक करना है। इंडेक्स 1 है, 2 है, अगर 6 से ऊपर निकल जाएगा तो वो इसको यूज़ नहीं करेगा। सो प्रिंट, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अगेन, हमने जो है वो इंडेक्स को कॉल किया। ठीक है, और अब हमने यहाँ लिख देते हैं टाइम्स। ठीक है, ये देखिए 1 से लेके 5 टाइम तक हमने बता दिया कि आपने 1 से लेके 5 टाइम तक चलना है। तो ये इसकी जो है ना ऑटोमेटिकली ही ये सब कुछ डील कर रहा है। सो स्विफ्ट ने इतना इजी कर दिया कि हम पहले इनिशिएट करना पड़ता था, अपनी कंडीशन लिखनी पड़ती थी, फिर इंक्रीमेंट करना पड़ता था। तो स्विफ्ट को यूज़ करते आप सिंपली इस तरह इसको कॉल कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी मैं वैल्यू 10 कर देता हूँ, ये 10 टाइम चलेगा, 10 टाइम्स। ये 1 से शुरू हुआ, 10 टाइम्स चला है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो टॉपिक था हमने कवर कर लिए कि हम लूप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे लूप की कौन कौन सी टाइप्स थी और कैसे हमने इसको यूज़ किया है। सो हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाई ऑर्डर फंक्शन।
हाई ऑर्डर फंक्शन जो है वो नॉर्मली आपके जो है ना टाइप ऑफ बिगनर नहीं कह सकते हैं, टाइप ऑफ इसकी जो है ना वो इंटरव्यू क्वेश्चन जो है ना वो, या आपके फ्रीलांसिंग पे बाज़ औक़ात आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी स्विफ्ट आती है, तो बाज़ औक़ात छोटा सा टेस्ट भी होता है, या उसमें भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस वेबसाइट से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो पकड़ रहे हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन जो है वो क्या होता है। सो हाई ऑर्डर फंक्शन आर सिंपली फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन अदर फंक्शन by either taking a function as a argument or returning a function. So ये जो है ना वो एक आर्गुमेंट भी ले सकता है, ये एक फंक्शन भी ले रहा है, एक अपना जो है एक हाई ऑर्डर फंक्शन जो होता है। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हम देखते हैं कि अरे के अंदर, स्विफ्ट में अरे के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग का हो गया, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, ये सारे जो है ना जो हम डॉट लगा के इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, इनको हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल जो है हम हाई ऑर्डर फंक्शन की भी कर लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इसको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ ताकि हम इसको साथ में आपको मैं देख सकें सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो मैं इसका नाम रखता हूँ हाई ऑर्डर फंक्शन। क्रिएट किया। ऑलराइट, सो मैं अरे लेता हूँ नंबर, जिसकी मैं टाइप देता हूँ इंटीजर टाइप का है, और उसको मैं कहता हूँ कि आपका जो वैल्यू है वो 0 2 1 5 7 3 3 4 आएगी है, 4 7 8 और 9 है, ठीक है। ये मैंने एक जो है ना वो नंबर्स का एक ले लिए, अरे ले लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ लेट असेंडिंग नंबर्स इक्वल टू, मैं यहाँ करता हूँ नंबर्स डॉट सॉर्टेड। ये जो सॉर्टेड आ रहा है ना, ये बेसिकली इसको जो है ना हम कहते हैं ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो हूँ वो प्रिंट करता हूँ, पहले तो मैं नंबर्स सीधे ही प्रिंट करता हूँ कि नंबर्स में क्या आ रहा है, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करता हूँ हमारे पास असेंडिंग नंबर्स, ठीक है। ये दो वैल्यूज मैंने लिए हैं। सो बेसिकली पहले स्टेप में मैं एक नंबर्स के नाम का एक कांस्टेंट ले रहा हूँ जो कि 0 से लेके 9 तक है, बट इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रैंडम लिखी हुई हैं, सीक्वेंस में नहीं लिखी हुई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ जिसको मैं नंबर्स जो है हमारी अरे है उसको डॉट लगा के सॉर्टेड किया है, और आखिर में मैं यहाँ पे दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पहले क्या आया, हमारे पास अनसॉर्टेड वैल्यूज़ वही उठा के दे दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसने हाई ऑर्डर फंक्शन था एक, उसको यूज़ किया है, यूज़ करके उसने वैल्यू को सॉर्ट किया है, सॉर्ट करके उसने यहाँ पे इसको दे दिया, और यहाँ पे कांस्टेंट में आके हमने इसको प्रिंट किया है इस तरह को। हाँ बस ये आ गया। सो इस तरह के और भी काफ़ी जो है ना वो आपको मिलेंगे, जैसे कि फ़िल्टर हो गया आपके पास, क्या कहते हैं मैप होगी। तो काफ़ी जो है ना इसमें और भी जो है ना वो वैल्यूज़ हम रख सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, और हम अपने जो है ना अपने भी हाई ऑर्डर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सो वो भी आपको जो है ना एडवांस लेवल की चीज़ें आपको आस्ता आस्ता बताएंगे, सही है। सो ये आ गया हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन की एक छोटा सा कोड, और आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाई ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है enum। सो हमने ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाई हुई थी, आपको समझाई भी है स्विच का, लेकिन हम यूज़ करते हैं enum। enum को एन्यूमरेटर भी कहते हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपली लिखी हुई भी है, एंड enumeration define a common type for a group of related values and enable you to work with those value in a type safe way within your code।
जैसे कि हम जो है ना ये रख लेते हैं, जैसे कि डायरेक्शन के नाम से हमने एक बनाते हैं अभी इल्यूमिनेटर, और उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्शन पे अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करते हैं, तो ये बेसिकली एक ही कैटेगरी का है, इसलिए हम इसको इल्यूमिनेटर के अंदर रखते हैं। और इल्यूमिनेटर के अंदर रख के हम स्विच के साथ इसके साथ इसको हम गेट कर सकते हैं। स्विच के बाहर भी अगर हम चाहे तो वो सिंपली इसको हम डॉट का फंक्शन लगा के डॉट लगा के इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जंप इन करते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करें। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं नया, नेक्स्ट क्रिएट किया। नाम मैंने प्लेग्राउंड ही दे दिया, चलो मैं इसको बाद में एडिट कर दूँगा ताकि आप लोगों को भी ईजी रहे। अभी एडिट कर लेते हैं, कर लेते हैं। हम इसको जो है ना, आप देखते हैं कि कैसे हम इसको अपने पास यूज़ करें। सो enum का जो है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक वेरिएबल सॉरी एक कीवर्ड यूज़ करते हैं enum से। enum एक कीवर्ड है और मैं इसको कह देता हूँ डायरेक्शन। डायरेक्शन में जो है मैं इसमें रख देता हूँ केस नॉर्थ, केस साउथ, केस ईस्ट, केस वेस्ट। ठीक है, देखिए ये सेम कैटेगरी था हमारे पास ये, तो हम इसको हमने रख दी। इसी तरह हम मंथ्स के लिए रख सकते हैं कि अगर कहीं पे हम मंथ्स के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं तो वो जनवरी से जो है ना दिसंबर तक हम एक वो बना लें, या वीक के लिए हम अलग से जो है ना इल्यूमिनेटर बना लें, ताकि वो कॉमन ग्रुप है उसमें हम हमारे पास ये है ना एक सेफर वे है तो जो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो हमारे पास एक तो क्रैशेस के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। सो हमने तो ये एक बना लिया है, इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो मैं लेट्स से यूज़ करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि माई वे सिंपल से मैंने रैंडमली नाम रख दिया, और इसको मैं दे देता हूँ डायरेक्शन डॉट, ये देखिए हमारे पास वो लिखा हुआ आगे सारा डायरेक्शन डॉट नॉर्थ, और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, या मैं इसको एक बार दोबारा से चेंज करता हूँ, देखता हूँ कि माई वे इक्वल टू जो हमारे पास डॉट ईस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो मेरी जो है वो माई वे जो है उसके अंदर अगर मेरे पास डॉट ईस्ट पड़ा है तो मैं डॉट नॉर्थ से शुरू करते हैं। डॉट नॉर्थ पड़ा है तो मैं प्रिंट कर दूँ डायरेक्शन इज नॉर्थ। इसी तरह सेम केस डॉट मैं करता हूँ डायरेक्शन, अगर मेरा साउथ है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्शन इज साउथ। सेम केस डॉट मैं करता हूँ ईस्ट, और इस केस में मैं करता हूँ डायरेक्शन प्रिंट डायरेक्शन इज ईस्ट। केस डॉट मैं करता हूँ वेस्ट, और अब मैं करता हूँ प्रिंट डायरेक्शन इज वेस्ट। ठीक है, यस एक्चुअली हमने यहाँ पे ये मिस्टेक किया कि यहाँ पे ये डाला। अब ये देखिए हमें एरर आ गया, सी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं प्रिंट डायरेक्शन नॉट
अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो अब हमारे पास जो है वो डायरेक्शन ईस्ट, क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है इसमें ईस्ट पड़ी हुई थी। अगर मैं इसको करता हूँ नॉर्थ और अब मैं रन करता हूँ तो बोलेगा डायरेक्शन इज नॉर्थ। सो ये हमारे पास जो है ना सिंपल एक बेनिफिट कह सकते हैं, या एक इलिमिनेटर जो है हम इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं कोड के अंदर। इसको हम इस तरीके से जो है वो हम इसको डॉट के लगा के एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना इलिमिनेटर की एग्जांपल आ गई है। सो मूव ऑन कर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेरिक्स। सो जेनेरिक बेसिकली जो है वो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो जेनेरिक generic code enable you to write flexible reusable function and type that can work with any type subject to requirement that you define. You can write code that avoid duplication, express its intent in a clear abstracted manner. So basically सिंपल आपको मैं बताऊं कि जेनेरिक्स क्या होता है। वो ये होता है कि जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं और जैसे हमने एक फंक्शन रखते हैं दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। और जब इंटीजर वैल्यू हम उसके देते हैं तो वो ऐड कर देता है सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी फंक्शन के अंदर हम जब डबल वैल्यू को पास करते हैं तो वो हमें ऐड करके नहीं देता, क्योंकि इंटीजर जो है वो ट्रंकेट कर देता है हमारी पॉइंट की बात हो रही वैल्यूज़ को। सो जेनेरिक बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है हम एक ही फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब हम जंप इन करते हैं और देखते हैं कि जेनेरिक में हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं, पीस ऑफ कोड लिखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जेनेरिक बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर आप लोग जो है ना फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका और ये जो है ना ये बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है। सो मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जेनेरिक को यूज़ करते हैं और कैसे ये नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट होता है। सो मैं एक दोबारा से बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ, क्रिएट नेक्स्ट, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जेनेरिक, ठीक है। डेस्कटॉप पे लोकेशन रखते हैं, स्क्रीन सब थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ग्रेट। सो अब हम देखते हैं जैसे कि एक हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। वो फंक्शन बेसिकली ये करेगा, वो ऐड करेगा एडिंग टू वैल्यूज, ठीक है। और इसके अंदर जो हम पैरामीटर देते हैं वो हम ये देते हैं v1 जो है वो इंटीजर है और v2 जो है वो भी इंटीजर है, और जो रिटर्न टाइप है वो हम कर देते हैं इंटीजर। ऑलराइट, तो ये हमने जो है ना एक फंक्शन बना लिया है जो कि हमें रिटर्न करेगा। मैं कहता हूँ लेट आंसर जो है वो हमारे पास v1 प्लस v2 जो है वो हमें रिटर्न कर दे एज अ आंसर, ठीक है। सो ये हमने एक फंक्शन बना लिया है दो वैल्यूज़ को ऐड करने का। इसको हम कॉल करते हैं एडिंग टू नंबर। एक नंबर हम देते हैं 8 और एक हम देते हैं 10, ठीक है। सो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और प्रिंट भी करना है, सॉरी प्रिंट इसको मैं कर देता हूँ, प्रिंट लेट आंसर इक्वल टू आंसर, प्रिंट कर लिया और हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। सो ये 18 और 10 को, इसने 8 और 10 को प्लस करके हमें आंसर दे दिया है, जो कि परफेक्टली फाइन, हमारे पास ये फंक्शन बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। व्हाट एल्स, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 10.20, इस नैरियो में हमें क्या देगा? इस नैरियो में इसने हमें एरर दे दी है कि हम डबल नहीं कर सकते। डबल जो है वो इनपुट हमारे पास इंटीजर है, डबल नहीं है। अगर मैं इसको
ऐसे भी कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दें। इस सिनेरियो में भी आपके पास देखेंगे हमें एरर तो जो है वो ऐसा वो फेस नहीं होगा, लेकिन वो ये होगा कि वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा, क्योंकि इंटीजर जो है वो डॉट की बाद की वैल्यू को ट्रंकेट कर देता है। तो हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक और फंक्शन लिखते हैं जो कि हम करते हैं एडिंग टू डबल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं v1 इक्वल टू डबल और v2 जो है वो भी डबल टाइप का है, और हमें जो आपने रिटर्न करना है वो भी आपने डबल रिटर्न करना है। ये हमने फंक्शन लिख दिया है और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ लेट आंसर इक्वल टू v1 प्लस v2, और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ आंसर। इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि हमने ये फंक्शन तो बना लिया, अब हम इसको कॉल भी कर लेते हैं लेट डबल वैल्यू आंसर। ये जो है हम एडिंग टू डबल वैल्यूज, इसमें हम करते हैं 8 और 10.20, साथ में हम इसको प्रिंट कर देते हैं डबल वैल्यू आंसर। हम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसने हमें बिल्कुल सही आंसर दे दिया 18.2, ठीक है। सो ये देखिए हमने दो फंक्शन बनाए हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो ऐसा तरीका हमारे पास हो कि हम एक ही जो है वो फंक्शन लिखे और वो दोनों एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। सो इसके लिए जो है ना हम नॉर्मली जेनेरिक यूज़ करते हैं। सो अब हम आपको बताते हैं जेनेरिक्स में क्या होता है। ये यहाँ पे मैं कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बात में ईजी हो। एडिंग टू इंटीजर एडिंग टू डबल वैल्यूज, यहाँ पे हम करते हैं फंक्शन जेनेरिक का। तो जेनेरिक के लिए हम सेम फंक्शन f1 से लिखेंगे एडिंग यूजिंग जेनेरिक, और यहाँ पे जो है हमारे पास टी के जो है ना कीवर्ड यूज़ करते हुए हम इसको लिखेंगे टी न्यूमेरिक कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं v1 जो कि टी टाइप का ही है, और v2 वो भी हमारे पास टी टाइप का है, और जो रिटर्न हो रहा है वो भी टी टाइप का है। ये जी ये हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा लेट जी आंसर इक्वल टू v1 प्लस v2, और हम जो है इसको रिटर्न कर देते हैं रिटर्न जी आंसर। ये हमारे पास फंक्शन जो है बन गया है। हम इसकी अब कॉलिंग करते हैं लेट जी इंटीजर वैल्यू, हम करते हैं एडिंग टू नंबर यूजिंग जेनेरिक, और यहाँ पे हम करते हैं 8 और 10, और प्रिंट कर देते हैं जी इंटीजर वैल्यू लेट जी डबल वैल्यू। सो अब हम देखेंगे कि हम सेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट हम जो है वो एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दो अलग अलग जो है ना हम टाइप की वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं सेम फंक्शन के ऊपर। 8 और 10 let's say 10.2 प्रिंट जी डबल वैल्यू।
सो अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ओवरऑल क्या कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। सो हम ऊपर से यहाँ पे हम रन करते हैं। ओके, सो ये देखें, यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शन यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं पर हमें वैल्यू इजीली दे रहा है। सो मैं इसको बेसिकली प्रिंट ही कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो इजी हो डिबगिंग की स्क्रीन पे देखते हो अपनी। ऑलराइट, सो जेनेरिक्स में देखें, जेनेरिक में हमने एक फंक्शन यूज़ किया है और दोनों को वो चीज़ हैंडल कर रहा है। वेयर एज अगर हम जेनेरिक यूज़ नहीं करते तो हमें अलग अलग फंक्शन लगाना पड़ता है। सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स भी यहाँ पर बढ़ रहा है। सो ये एक सिंपल सा जो है ना वो आपका सैम्पल कोड है और जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया गया है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बेसिकली दो क्लासेस की कम्युनिकेशन के लिए होता है, प्रोटोकॉल एंड डेलीगेशन। सो बेसिकली प्रोटोकॉल डेलीगेशन जो होता है ना वो हम किसी भी दो क्लासेस स्क्रीन्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, एक पैटर्न हम यूज़ करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। सो इसमें हमारे पास और भी काफ़ी डिज़ाइन पैटर्न है वैल्यूज़ वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि नोटिफिकेशन जो है, हम लोकल नोटिफिकेशन जो है वो यूज़ भी करते हैं जब हमने कोई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी हो सब क्लासेस के लिए, या अगर हमने कुछ क्लासेस के लिए जो है वो हमारे पास सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न भी होता है। और भी हम तरीके काफ़ी हैं। तो जो प्रोटोकॉल डेलीगेट होता है ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होता है नॉर्मली, और बेस्ट प्रैक्टिस भी कहा जाता है। सो इसमें क्या होता है देखिए, प्रोटोकॉल डेफिनेशन आप बताते हैं। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ functions या methods either optional or required that would be implemented by the class। ये class implement करेगी which conform to that protocol, while delegate is the reference to that class which conforms to that protocol। So and hereby to implement methods defined in a protocol। So हमारे पास डेलीगेटर वो जो है ना रेफरेंस होता है कि हमने ये प्रोटोकॉल कॉल किया अपने पास, तो इसकी प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है कि ये हम जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उसके पास वो हम मस्ट कॉल करें, और ऑप्शनल आपकी मर्जी होती है। आगे हम टेबल व्यू वाला देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि ऑप्शनल फंक्शंस क्या होते हैं, रिक्वायर्ड फंक्शन क्या होते हैं, उसको भी देखेंगे। तो अभी सिंपली जो है ना इसका यही है कि हम जब दो क्लासेस कम्युनिकेशन के लिए है कोई प्रोटोकॉल कॉल करते हैं, उसके सारे डेलीगेशन फुलफिल करते हैं, सारे जो है फंक्शन फुलफिल करते हैं, और जो हमारे पास डेलीगेशन होता है वो रेफरेंस होता है आपकी क्लास का जो कि कंफर्म कर रहा होता है कि ये प्रोटोकॉल हमारे पास सही तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो ये हमारा था आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, और आई होप कि आप लोग अच्छी तरह ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, हर चीज़ को जो है ना वो प्रैक्टिस करें साथ साथ में, क्योंकि ये आपकी बेस है। आपको बेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आगे स्टेप्स के लिए। सो अगर आप ये चीज़ आज का लेक्चर अच्छी तरह कवर कर लेते हैं, सो आई एम 100% श्योर कि आपको इजीली कहीं से भी आप जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते करते आप जो है एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। सो सम अप करते हैं, हमने जो आज चीज़ें कवर की हैं, हमने जो है ना इसके देख लेते हैं ऊपर जाके। ऑलराइट, सो हमने बेनिफिट्स को देखा है कि स्विफ्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद हमने देखा है कि वेरिएबल क्या कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं वैल्यूज़। फिर हमने जो है ना वो क्लास और स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखी है, उसको इम्प्लीमेंट किया कि क्लास जो है वो हमारे पास जो है वो रेफरेंस टाइप है, स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वैल्यू टाइप है, तो क्या अपडेट हो रहा था हमने देखा एग्जांपल। फिर हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं इफ एल्स वगैरह की, स्विच स्टेटमेंट को देखे हैं, हमने लूप में गए हैं, लूप में हमने जो है ना वो लूप की तीनों टाइप्स को इम्प्लीमेंट करके देखा है, जिसमें हमने फॉर लूप को देखा है, वाइल लूप को देखा है, रिपीट देखा है। एंड देन हमने हाई ऑर्डर की एक छोटी सी एग्जांपल की अरे बना के कि हम हाई ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं, ई नम के बारे में, एनुमरेटर जिसको हम कहते हैं उसके बारे में हमने देखा है कि हम कैसे जो है वो सेम ग्रुप ऑफ टाइप या सेम वेरिएबल के टाइप्स को कैसे हम एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेरिक्स के बारे में देखा है,
हमने जो है वो प्रोटोकॉल डेलीगेट की डेफिनेशन देखी है, जिसको हमने कमिंग लेक्चर में कवर भी करेंगे, और हम साथ में जो है इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। सो आज का लेक्चर को सम अप कर लिए। इंशाल्लाह ये है कि आपको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और इस लेक्चर की आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।